का भी और नवल जी का भी एक निचोड़ ये है कि इस आइडिया से, विचार से समस्या नहीं है, आपकी नीयत में प्रॉब्लम लगती है कि आप इसके जरिए भी कुछ जो है तोड़ मरोड़ करके और फिर जो है मतलब आपकी नीयत में प्रॉब्लम है, विचार में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? बोलिए आप शहजाद पूनावाला। नहीं ये तो पहले था भी। अब देखिए अब बोलने देते हैं, अब शहजाद ये क्या तरीका है हर डिबेट में? ये भी नवल जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहा, यहाँ पर हर कोई एक बात में आपसे बोलूंगा, बीच में क्यों बोलेंगे? शहजाद बोल दूं? हाँ, विचार में नहीं, नियत में प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि इनको आइडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं, नियत से प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट बार बार कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के कानून को लाने के लिए कहा, उसका विरोध क्यों किया? कोर्ट ने लालू जी को 4 बार कन्विक्ट किया, कोर्ट की बातों को मान रहे हैं ना, तो कोर्ट का विरोध क्यों करते हैं? बोले कि चाराचोर है लालू जी, 4 बार कोर्ट ने कन्विक्ट किया कि हमने डिबेट कराना। अरे भाई अभी कोर्ट कर रहे थे, अभी कोर्ट कर रहे थे, अभी चाराचोर कोर्ट नहीं कहा है भाई, चाराचोर कोर्ट नहीं कहा है, नहीं कहा 4 बार कन्विक्ट, अभी तो कोर्ट के अंदर आता, अभी कोर्ट में आता जताई, अभी कोर्ट में आता जताई। ये नहीं बोला था कि राज साहब होना नहीं, वो पूरा बोला था क्योंकि वो निभा रहे हैं। आप समझिए, ऐसा है, मेरी बात नवल जी, ऐसा है, आपको बुरा लगेगा डिबेट में, फिर मैं की गारंटी नहीं ले सकता ना सर, ये गलत है। ऑडियो ऐसे नहीं नवल जी, लालू जी पे अगर कराना है तो करा। क्या वो दोषी नहीं है? क्या वो दोषी नहीं है? आप बताओ, 4 जो बंद केस थे वो किसने खोले? ये भी बताओ ना, 4 केस जो बंद हुए थे किसने खोले? पहली बार नवल जी बीच में नहीं बोलेंगे, बाकी डिबेट कर रहे हैं। देखिए डिबेट का मुद्दा गलत है सर, इसमें ऑडियो दे दीजिए। नहीं गलत है, आप बोल लीजिए, 1 मिनट शहजाद आप पूरा कर लीजिए, फिर बीच में मत बोलिए। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आपने डिबेट का टॉपिक चेंज किया, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लालू जी पे बात करने में शर्म क्यों आ रही है सर? शर्म नहीं है, वैसे व्यक्ति पे पूरा देश जो है वो गर्व करता है। 4 बार दोषी है सर, 4 बार दोषी जो है वो किस कोर्ट से? निचली कोर्ट से। अच्छा, निचली कोर्ट से तो 4 पोस्ट बंद था, उसकी वैल्यू नहीं होती, को मालूम नहीं है क्या? पत्रकारिता नहीं क्या सर? कोर्ट में दोषी 4 केस जो बंद था वो खोले गए। बोलो। हाँ बोल रहा हूँ, 4 वाले मामले में 4 केस में दोषी है ना लालू प्रसाद? किसने खोला बता? क्यों खोला? ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया। और आप जितना चाहेंगे उतना जवाब दूंगा, लेकिन उस पर डिबेट कीजिए। ठीक है, हो गया, थैंक यू। अब इसमें ऑडियो दे दीजिए, वहां ऑडियो नहीं है। बोलिए आप शहजाद। पहली बार कन्विक्शन 2013 में हुई लालू जी की, बीजेपी नहीं थी सत्ता में, ये भी बता दूं आपको। चलिए एनीवेज, अब आते हैं मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि नियत पर भरोसा नहीं है हमारी, तो बता दीजिए मुझे कि ये तो रिकमेंडेशन 2015 में नचियप्पन जी ने दिया, क्या नचियप्पन जी की रिकमेंडेशन गलत थी? आज रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, उसमें जो भी आपके मन में शंका सवाल होंगे उसको सामने रखिए। क्या रामनाथ कोविंद जी जो देश के राष्ट्रपति रहे हैं, जो दलित समाज से आते हैं और जो अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए इस व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्या उनकी कमेटी में पहले से ही अविश्वास है? तीसरी बात देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर उन्होंने बातें की, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके पैराग्राफ में लिखा गया था कि हम चीफ जस्टिस वाली व्यवस्था तब तक रख रहे हैं जब तक कि केंद्र कानून नहीं बनाता। और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, एक सेकंड सुन लीजिए, थोड़ा टेक्निकल मामला है, नेक्स्ट पैराग्राफ में यह भी लिखा था कि संविधान के 324(4) में जो व्यवस्था है उसके तहत पार्लियामेंट ही कानून बनाता है। और मैं एक सवाल, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, स्टेट के भी होते हैं, सेंटर का भी होता है, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स में क्या चीफ जस्टिस होते हैं वहां के जो उसको अपॉइंट करते हैं? वहां पे शुद्ध रूप से केवल चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है और गवर्नर को बोलता है कि इसको नियुक्त करना है। बता दीजिए, बंगाल का या बिहार का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें कोई चीफ जस्टिस रखा है इन्होंने? अगर इतनी व्यवस्था प्यारी है तो उधर रख दो, वहां पे नहीं रखना है। और समस्या 1 मिनट नवल जी, मैं आचार्य जी बोलेंगे। अब एक लास्ट बात, जो आचार्य जी ने बोला, जो नवल जी ने बोला और जो भाटी जी ने बोला, लव्वलुभाव ये था कि जिस तरह से सरकारें गिराई जाती है, खरीद फरोख्त, वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, बसों में वर्कर विधायक, वो सारी चीजें, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि भरोसा नहीं हो पा रहा आप लोगों पर कि कल को ये व्यवस्था होगी तो इसमें वो सारी चीजें नहीं होंगी। सीधा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। 2020 का बिहार का चुनाव जेडीयू और बीजेपी ने साथ में लड़ा था, मैंडेट बीजेपी जेडीयू का आया था, चुराने का काम किसने किया है? जो सर्टिफाइड कोर्ट से चोर घोषित है 4 बार, और वो भी यूपीए के जमाने से, उन्होंने सरकार चुराई। बताइए ना, 2020 का मैंडेट किसके लिए था? अच्छा 2019 का मैंडेट, 2019 का, अरे भाई क्या तरीका है ये क्या तरीका है? 2019 में बीजेपी शिवसेना को मोदी जी के पोस्टर के तले, फडणवीस जी के पोस्टर के तले 161 सीट मिली थी। शिवसेना को चुराने का काम, वो भी उस पार्टी के द्वारा जिसको बाला साहेब ठाकरे आजीवन गालियां देते थे, किसने किया? तो मैं कहता हूं, हां, सरकारें तोड़ने की बात जो कह रहे थे भाटी जी और आचार्य जी, शायद उन्हीं को और उद्धव सेना को कह रहे होंगे या शरद पवार जी को कह रहे होंगे, अपने गठबंधन के साथियों को ऐसा मत कहिए। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आचार्य जी कह रहे थे गला घोट दीजिए हमारे लिए, तो एक ही पार्टी कर दीजिए। क्या नेहरू जी के जमाने में व्यवस्था थी तो गला घोट रहे थे? क्या नेहरू जी के जमाने में थी तो एक ही पार्टी थी क्या?
मतलब आचार्य जी का तर्क हम करे तो चमत्कार और दूसरे कोई करे तो गुनहगार, और वो भी आंबेडकर जी वाली व्यवस्था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, नेहरू जी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि नेहरू जी को ही सारी चीजों का क्रेडिट देते हैं, इसरो से लेकर सब तक। तो आचार्य जी 67 में आखिरी बार चुनाव हुए जब ये व्यवस्था इस तरह की थी। अब नवल जी आप, मैं चला जाता हूं सर, आप ही शो कर लीजिए सर, ऐसे नहीं होता। अगर उन पर कोई ऐसा नहीं होता ना, भाटी जी शांति से खड़े हैं ना, आचार्य जी सम्मानित लोग हैं, सीनियर, नहीं ऐसे नहीं, नीतीश कुमार नहीं ऐसे नहीं, किस विधायक को गुजरात और मणिपुर ले गए थे। ठीक, अब मैं आ रहा हूं आचार्य जी, बहुत अच्छी उपलब्धि है, फिर भाटी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी सीधा सवाल ये, इस तरह का जो आरोप लगता है कि सरकारों का गला घोटने वाला जो आरोप, ये तो लोकतंत्र में जनादेश का गला तो महाराष्ट्र में भी घोटा गया, जब असल जनादेश बीजेपी और जो है शिवसेना को था, बाद में एनसीपी की एंट्री हुई, बिहार में भी हुआ, किसको गठबंधन, किसको मिला था वोट, तो ये सारी चीजें तो दोनों तरफ से हुई है ना आचार्य जी। फिर मैं आ रहा हूं भाटी जी। अमन जी आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं भाई। आज आपको लगता है कि आप जो फैसला कर रहे हो अंबेडकर जी से पूछ के कर रहे हो, मतलब उनके अकॉर्डिंग कर रहे हो। अब आपके हक में अगर थोड़ी सी बात गई तो पंडित नेहरू जी का भी हवाला दे दिया, मुलायम सिंह जी का भी हवाला दे दिया, राम गोपाल जी का भी हवाला दे दिया, पर लॉ कमीशन का हवाला दे दिया। मुझे ये 3 पॉइंट पर जवाब दे दिए, 3 सवाल है। पहला कि जब ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेवा विस्तार नहीं होगा, आपने उस फैसले को बदला या नहीं बदला? आपने बदल के फिर अपनी मनमर्जी कर दी। ऐसे ही जब नोटबंदी हुई तो भाई कौन से लॉ कमीशन से पूछा था आपने? तीसरा, जब आपने किसान आंदोलन इतना बड़ा चला, आपने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन एकदम प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि सुनो ये कानून वापस होते हैं। जिस आंदोलन को आप आतंकवादियों का आंदोलन, खालिस्तानियों का आंदोलन, अलगाववादियों का आंदोलन, भ्रष्टाचारियों का आंदोलन बता रहे थे, उसका फैसला आपने बदला। नोटबंदी का फैसला, किसान आंदोलन का फैसला, और है ना, और ये जो फैसला आप लाने जा रहे हैं इसको आप कह रहे हैं लॉ कमीशन। भाई लॉ कमीशन का बहाना आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपको चलानी है, मगर आप ईमानदारी से इसको लाइए कि देश के अंदर एक चुनाव होगा, वो विधानसभा का, लोकसभा का, जिला पंचायत का, बीडीसी का, ग्राम प्रधानी का चुनाव एक साथ होगा, ताकि देश की जनता एक बार चुनावी मोड में रहे, उसके बाद 5 साल हम स्वागत करेंगे। सुनिए, हम स्वागत करें। ठीक है, बोलिए एक सुझाव, एक मिनट, सवाल सुझाव की आप तो सुन लो भैया, एक ही बार में हो जाए और बीच में 5 साल के लिए मिनिमम सरकार है, बात खत्म है ना। देखिए ये उनके मन में कमीशन ही रहता है। हम आपको बताता हूं कि कमीशन नहीं, आरबीआई का फैसला होता है। आरबीआई का फैसला आ गया था, ये सारी आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि आरबीआई का कोई परमिशन नहीं था, आरबीआई की से कोई रायशुमारी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसेस फॉलो हुई है वो बिल्कुल संविधानिक और लीगली करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट में आता है या नहीं है बता दे कांग्रेस पार्टी और आचार्य जी। और तीसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, देखो किसानों को सबसे पहले अगर किसी ने इकलौते तरीके से खालिस्तानी बोला तो वो रवनीत बिट्टू थे। रवनीत बिट्टू ने बोला है, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, अभी चेक कर लीजिए, खालिस्तानी कहने का। हमने तो कहा मान्यवर कि यदि एक कानून जिसको कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, कांग्रेस ने कहा था एपीएमसी खत्म कर देंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म कर देंगे, अगर वो नहीं लाना है तो हमने तो निरस्त कर दिया, ठीक है हमने वापस ले लिया कदम। परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा देश हित में हम सारे कदमों के लिए समर्थन देते। 370 का विरोध कौन कर रहा है? 370 का ये कहते हैं जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 370 पर इनका स्टैंड है 370 फिर से लागू हो। आम आदमी पार्टी का हटाए, ठीक किया। उमर अब्दुल्ला का है कि उसको फिर से लागू होना चाहिए। अब बता दीजिए कि 370 पर क्या सवाल था ना, देखिए 370 पर क्या स्टैंड होना चाहिए? जब नोटबंदी एक बार उनसे 370 हटाई जम्मू कश्मीर में, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ लोकतंत्र भी हटा दिया। अभी तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं। नहीं, अभी के हिसाब से निचली कोर्ट से दोषी है, निचली कोर्ट और 4 बंद केसों को खोलकर उनको फंसाने अभी के हिसाब से दोषी है। नहीं, अब मैं तो बोल ही रहा हूँ, जिसके पास छुपाने के लिए कुछ होता है ना, उसी को डर लगता है। कह दीजिए लालू जी ईमानदार है, आई चैलेंज, आज कह दीजिए लालू जी ईमानदार है। क्यों बेईमान कहां है? लालू जी ईमानदार है भाई, समाजवादी पार्टी का सुझाव आपको थोड़ी ना, आपका थोड़ी ना सुझाव है नवल जी। यदि कांग्रेस फिर इसका विरोध करेगी तो आचार्य जी उठाएंगे ना और बोलेंगे गलत कर रहे हो कांग्रेस। आप लड़ाना चाह रहे कांग्रेस में, वैसे